देखिए, म्यांमार में पहली बार नहीं हुआ है कि मिलिट्री ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया हो। म्यांमार के इंडिपेंडेंस के बाद से मिलिट्री ही कंट्रोल करती आई है। पर 2008 में म्यांमार मिलिट्री ने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया कि अब से देश में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी। एंड देन 2015 में म्यांमार में पहली बार जब इलेक्शन हुआ तो ओंग सान सू कई की पार्टी एनएलडी ने जीत हासिल की और ओंग सान सू कई स्टेट काउंसलर बन गई। देन जब 2020 में दोबारा इलेक्शन हुए तब भी एनएलडी ने जीत हासिल की और वो और ज़्यादा वोट से जीती। पर इस बारी वोट्स का डिफरेंस इतना ज़्यादा था कि म्यांमार के मिलिट्री जनरल मिन ओंग को पावर हाथ से जाने का खतरा लगा और उन्होंने ओंग सान सू की पार्टी पे एलिगेशंस लगाए कि इनकी पार्टी ने इलेक्शंस में चीटिंग की है और हम इन इलेक्शंस को नहीं मान रहे हैं। लेकिन म्यांमार के इलेक्शन कमीशन ने मिलिट्री जनरल मिन ओंग के एलिगेशंस को खारिज कर दिया और कहा कि हमें किसी भी तरह की चीटिंग का कोई प्रूफ नहीं मिला है और इलेक्शन से एकदम फेयर हुए हैं। पावर जाने का खतरा उन्हें इतना ज़्यादा लगने लगा कि मिलिट्री जनरल ने इस बात को इग्नोर कर दिया और 1 फेब को मिलिट्री कू कर दिया। ये जानने से पहले कि मिलिट्री ने क्या क्या किया, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि मिलिट्री इतनी पावरफुल हुई कैसे। देखिए, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। म्यांमार की गवर्नमेंट कभी भी इतनी पावरफुल नहीं थी कि मिलिट्री को कंट्रोल कर सके। म्यांमार एक बहुत ज़्यादा गरीब और करप्टेड देश है। यहाँ पर बेरोजगारी, लिविंग स्टैंडर्ड्स और सैनिटरी प्रॉब्लम्स नॉर्मल इश्यूज़ हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी इनकी रैंक 147 है, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी काफ़ी नीचे है। और यहाँ पर मिलिट्री कितनी पावरफुल है, इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पे अपर हाउस में टोटल 224 सीट्स हैं, जिनमें से 56 सीट्स हमेशा मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव्स की ही होती हैं। और लोअर हाउस में टोटल 440 सीट्स हैं, जिनमें से 110 सीट्स हमेशा मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव्स की ही होती हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ की मिलिट्री गवर्नमेंट की हर चीज़ में इंडल्ज करती है। और इसीलिए यहाँ के आर्मी जनरल्स अपने आप में बहुत अमीर होते हैं और उनके बहुत से बिजनेसेस फॉरेन कंट्रीज़ में भी होते हैं। जैसे जनरल मिन ओंग का बिजनेस यूएसए वगैरह और काफ़ी कंट्रीज़ में है। और चाइना में तो उनके इतने सारे बिजनेसेस हैं कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने तो उनको आके अपने मतलब लिटरली भाई बोला हुआ है। कौन करता है ऐसा। मिनोंग ने पहले तो मिलिट्री कू के साथ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। स्टेट काउंसलर को जेल में डाल दिया ये कहकर कि इन्होंने वोकी टॉकीज को इलीगली इंपोर्ट किया है। मतलब कुछ भी केस। और इसी तरीके से उनके बाकी सभी लीडर्स को भी जेल में डाल दिया गया। म्यांमार की बड़ी बड़ी सिटीज़ में ब्लैकआउट कर दिया गया, सेलुलर कनेक्शंस डाउन कर दिए गए और इंटरनेट फैसिलिटीज़ भी बंद कर दी गई। और रेडियो ब्रॉडकास्ट के थ्रू लोगों को ये बता दिया गया कि आंग सन सू कई को जेल में डाल दिया गया है और अब मिलिट्री कंट्रोल कर रही है अब यहाँ पर जानने वाली एक और चीज़ है कि लोगों के दिलों में आंग सन सू कई के लिए इतना प्यार आया कहाँ से। देखिए, आंग सुन सू कोई नोबेल प्राइज़ विनर हैं और वो महात्मा गांधी से भी इंस्पायर्ड हैं और इंडिया की ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ी हैं एंड फर्दर स्टडीज़ के लिए वो ऑक्सफोर्ड चली गई थी, जहाँ से उन्होंने अपनी फर्दर डिग्रीज कंप्लीट की। ऑक्सफोर्ड जाने के बाद वो माइकल एरिस से मिली, जो आगे जाके उनके हस्बैंड बने। उसके बाद उनके हस्बैंड को कैंसर हो गया था तब जब वो म्यांमार में थी। अब इनके पास दो चॉइसेस थी, या तो वो म्यांमार से चली जाएं और अपने हस्बैंड के पास रहने लग जाएं, क्योंकि मिलिट्री ने मना कर दिया था कि हम आपको म्यांमार कंट्री का वीज़ा नहीं देंगे, जिससे वो वापस नहीं आ सकती थी। और या फिर वो यहीं पर रुककर मिलिट्री के खिलाफ और मतलब अपनी डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए लड़ें देश में। और इस मुश्किल फैसले में उन्होंने देश को चुना और कुछ साल बाद 1999 में उनके हस्बैंड की मौत हो गई। इसीलिए म्यांमार के सिटीजन्स को आज तक लगता है कि आंग सुन सू कई ने देश के लिए अपना सब कुछ ही सेक्रीफाइस कर दिया है और सभी के दिल में उन्होंने अपने लिए एक अलग जगह बना ली है। और इसी प्यार की वजह से म्यांमार की सारी जनता आज सड़कों पे है और सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रही है। और ये जानने के लिए कि मिलिट्री लोगों का क्या हाल कर रही है, आप आई बटन पर क्लिक करके दूसरी वीडियो देख सकते हैं।